नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में यूरोपीय देशों को धमकी दी। डावोस में यूरोप के लीडर्स के सामने ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल को प्यार से मान लें, अगर विरोध करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के नाम गिनाए, मिसाइल्स के नाम बताए, वॉरशिप्स की पोजीशन के बारे में जानकारी दी और इसके बाद कहा कि वो यूरोप के देशों को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास बहुत घातक हथियार हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए यूरोपीय देशों की भलाई इसी में है कि वो चुपचाप ग्रीनलैंड को अमेरिका के हवाले कर दें, अमेरिका का कब्जा देने के लिए राजी हो जाए। ट्रंप ने धमकी दी, लेकिन लहजा अलग था। कहा कि यूरोप प्रॉब्लम की जड़ बन गया है, यूरोप के नेताओं को सुधरना होगा, क्योंकि अब अमेरिका न उनके नखरे सहेगा, न उनकी हिफाजत के लिए फूटी कौड़ी खर्च करेगा। अब सवाल है कि ट्रंप चाहते क्या हैं? वो मिसाइल्स और बम की बातें करके दुनिया को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? आज ट्रंप ने कौन कौन से यूरोपीय देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने के आदेश दे दिए और ट्रंप की इन हरकतों का यूरोपीय लीडर्स ने क्या जवाब दिया? क्या ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप वाकई में जंग कर सकते हैं? क्या यूरोप के देश इसके लिए तैयार हो जाएंगे या फिर यूरोप के देश लड़ने के लिए तैयार हैं? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रंप का अंदाजे बयां दिखाता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड के इशू पर यूरोपीय देशों के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। डावोस रवाना होने से पहले ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के प्राइवेट मैसेजेस पब्लिक डोमेन में डाले। कहा कि अमेरिका के बिना नेटो की कोई औकात नहीं है। यूरोप राजी हो या ना हो, वो हर हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में ले लेंगे। इससे क्लियर हो गया था कि डावोस में ट्रंप का रुख क्या होगा, वो क्या कहने वाले हैं। और फिर डावोस में ट्रंप ने बात ग्रीनलैंड से ही शुरू की और कहा कि यूरोपियन कंट्रीज खुद अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते, हर बात के लिए अमेरिका से गुहार लगाते हैं, फिर वो किस मुंह से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक हर जगह अमेरिका ही रूस से मुकाबला कर रहा है और यूरोप के नेता अमेरिका को थैंक यू कहने के बजाय ग्रीनलैंड के इशू का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने टोमाहॉक मिसाइल, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट F-47 की ताकत के बारे में बखान किया और फिर कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर या तो यूरोप के नेता प्यार से मान जाएं या फिर अमेरिका का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहें। फैसला यूरोप के देशों को करना है, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड को तो लेकर ही रहेगा। Now what I'm asking for is a piece of ice. अब मैं सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा मांग रहा हूँ, एक निर्जन और दूर दराज का इलाका जो दुनिया की शांति और स्थिरता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम अब तक यूरोप को जितना कुछ देते रहे हैं उसकी तुलना में ये बहुत छोटी सी डिमांड है। हम कई दशकों से उनको देते आए हैं, हमने उनको अरबों खरबों डॉलर की रकम दी है, वो हमारे हथियार खरीदते हैं। ये सच है, हम बहुत ताकतवर हथियार बनाते हैं और अब तो और तेज रफ्तार से बना रहे हैं। हमारे पास टॉमहॉक मिसाइलें हैं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, F-35 फाइटर प्लेन है और अब नया फाइटर जेट F-47 बन रहा है। लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला लड़ाकू विमान होगा। पता नहीं, सब लोग तो यही कह रहे हैं। आपको याद होगा 6 जहाज जिनका लोग पता तक नहीं लगा सके। हमारे B-2 बॉम्बर ईरान तक गए, वहां तबाही मचाई और फिर सुरक्षित वापस आ गए। तो हम दुनिया की सुरक्षा के लिए बर्फ का एक टुकड़ा चाहते हैं और वो देने से इनकार कर रहे हैं। हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। हम चाहते तो जमीन का वो टुकड़ा अपने पास रख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उनके पास 2 विकल्प हैं, वो चाहे तो हाँ कहें, इससे हमें खुशी होगी, और वो चाहे तो ना कर दें, लेकिन फिर हम इसको याद रखेंगे। Or you can say no. इसके बाद ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स और ग्रीन एनर्जी को लेकर यूरोपीय देशों पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा पिछले कई दशक से अमेरिका और यूरोपीय देशों में बड़े बड़े जानकार अप्रवासियों की मदद से देश की इकोनॉमी को ताकतवर बनाने की एक
अजीब सी कोशिश कर रहे हैं, एक अजीब सा नुस्खा आजमा रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े कारखाने चाइना भेज दिए, वहां से सस्ता माल मंगाने की लत लगा ली। इससे यूरोप के देश बर्बाद हो गए। लंदन और पेरिस जैसे शहरों की शक्ल बिगड़ गई। ट्रंप ने कहा जिस तरह वो अमेरिका को पटरी पर ले आए हैं, उसी तरह अब यूरोपीय देशों को सही रास्ते पर आना होगा। घुसपैठ पर रोक लगानी होगी। चीन से माल खरीदना कम करना होगा, वरना यूरोप तबाह हो जाएगा। Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. यूरोप के कई ठिकाने ऐसे हैं जो अब पहचान में नहीं आते। सच में उनको पहचानना मुश्किल है। हम इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या ही बहस की जाए। मेरे दोस्त यूरोप से लौटकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब तो वो जगह बिल्कुल बदल गई है, और ये बात किसी अच्छी नीयत से नहीं कही जाती। यूरोप के शहर बदसूरत हो रहे हैं। मुझे यूरोप से प्यार है और मैं चाहता हूं कि यूरोप भी अमेरिका की तरह तरक्की करे, लेकिन यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। हाल के दशकों में वाशिंगटन और यूरोपीय देशों में इस बात पर आम सहमति बनी कि तरक्की का एकमात्र रास्ता सरकारी खर्चे को बढ़ाते जाना, बड़े पैमाने पर बेलगाम अप्रवासियों को आने देना और विदेश से सस्ते सामान का आयात करना है। बड़े बड़े जानकार कह रहे थे कि तथाकथित गंदी इंडस्ट्रीज और छोटे मोटे काम वाले कारखानों को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए और सस्ते ईंधन की जगह ग्रीन एनर्जी के नाम से घोटाला किया गया। जानकार कहते थे कि देशों को आगे बढ़ाने के लिए बाहर से झुंड के झुंड अप्रवासियों को लाकर बसाना ठीक होगा। यही रास्ता था जिस पर हमारे स्लीपी जो बाइडेन और पश्चिम के तमाम देशों के नेता चल रहे थे। उन्होंने देशों को अमीर, ताकतवर और महान बनाने के हर पुराने नुस्खे से मुंह मोड़ लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े बड़े बजट बने, व्यापार घाटा बढ़ता गया, सरकारी खजाने खाली होते गए। इन नेताओं ने मानव इतिहास में सबसे बड़े अप्रवासी झुंडों को आने दिया। हमने पहले ऐसे मंजर नहीं देखे थे। इन सब की वजह से हमारी आंखों के सामने हमारे देश तबाही की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। इन नेताओं को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और अगर उनको समझ में भी आ जाता है तो वो कुछ करते नहीं है। क्योंकि ग्रीनलैंड के इस इशू पर बात अब बहुत बढ़ गई है, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे हैं। यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सकता है। यूरोपियन यूनियन की इकलौती न्यूक्लियर पावर फ्रांस का रुख इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूरोप अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप का नाम लिए बगैर मैक्रों ने कहा कि आज कुछ नेता दादागिरी पर आमादा हैं, तो यूरोप इसका कड़ाई से मुकाबला करेगा। हालांकि इसके बाद मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोप को बहुत एग्रेसिव होने की भी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि वो आज रात या फिर कल सुबह आने वाले हैं और मैं आज रात को ही वापस जा रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं उनको प्रस्ताव दूंगा कि इस साल फ्रांस G7 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसमें बातचीत का एक मौका हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि हमें बेहद शांत रहना चाहिए और खासतौर से अपने आर्थिक एजेंडे पर अटल रहना चाहिए और यूरोप को तेज प्रगति की दिशा में लेकर बढ़ते रहना चाहिए। आज जब नियम कायदों का सम्मान नहीं हो रहा, तो हमें अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और इस मुश्किल वक्त में डेनमार्क के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। यूरोप के सहयोगियों से यही तो अपेक्षा है। मेरी नजर में एक और बात जो बहुत अहम है कि हमें अपने सिद्धांतों की हिफाजत पूरी ताकत से करनी चाहिए। हमें आक्रामक हुए बगैर अपने हितों की हिफाजत करनी चाहिए। हम आक्रामक नहीं हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम जो भी करते हैं सम्मानित तरीके से बिना डरे हुए करते हैं। हम अपने सभी साथियों की रक्षा करेंगे। नोट करने वाली बात यह कि ट्रंप के डावोस पहुंचने से पहले ही मैक्रों फ्रांस वापस लौट गए थे। हालांकि जिस वक्त डावोस में मैक्रों ये बयान दे रहे थे, उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया मैक्रों और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को लेकर उनका क्या ख्याल है, तो ट्रंप ने कहा ये दोनों नेता उनकी पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सामने आते ही मैक्रों और स्टार्मर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसलिए उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Mr. President,
आप इस वक्त इमैनुअल मैक्रो और कीर स्टारमर से अपने संबंधों को कैसे देखते हैं? और जब से आपने उनके प्राइवेट मैसेज पोस्ट किए हैं, क्या उसके बाद से आपकी उनसे बात हुई है? उनसे मेरी बात तो नहीं हुई, पर मुझे लगता है कि उन दोनों से मेरी अच्छी पड़ती है। वो दोनों मुझसे अच्छे से बात करते हैं। जब मैं आसपास नहीं होता तो वो जरा सख्त बातें करते हैं, लेकिन जब मैं उनके पास होता हूँ तो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और मैं उन दोनों को पसंद करता हूँ। वो दोनों उदारवादी हैं और उनको अपने अपने देश की दिक्कतें दूर करनी होंगी। लंदन में बहुत सारी समस्याएं हैं और जब आप पेरिस को देखते हैं तो वहाँ भी बहुत सी दिक्कतें हैं। हालांकि ट्रंप की धमकियों से परेशान यूरोपियन यूनियन ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज यूरोपियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ हुई टैरिफ डील पर ब्रेक लगा दिया। ट्रंप और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच पिछले साल जुलाई में टैरिफ डील हुई थी। समझौते के तहत अमेरिका को यूरोपियन एक्सपोर्ट पर 15% टैरिफ लगाना था और इसके बदले में अमेरिका को यूरोपियन मार्केट में फ्री एक्सेस मिलनी थी। ग्रीनलैंड पर दावा ठोकने के बाद ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और फिनलैंड पर एडिशनल 10% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ये देश उनके ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि 1 जून तक वो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% करेंगे और यह तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को खरीदने की डील नहीं हो जाती। ट्रंप की इसी धमकी के जवाब में यूरोपियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ हुई टैरिफ डील को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में ट्रंप के इस रुख का कड़ा विरोध हो रहा है। खासतौर पर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के नेता ट्रंप की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर बार्ट डे वेबर ने कहा कि यूरोपीय देश इस वक्त बहुत प्रेशर में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। वेबर ने कहा कि यूरोप ने शुरुआत में ट्रंप की खूब चापलूसी की, उनके नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन अब ट्रंप की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए यूरोप को भी सख्त रुख अपनाना होगा। We're under a lot of pressure with 27 countries. And if you're under pressure to... इस वक्त हम बहुत प्रेशर में हैं। हम 27 देश हैं और अगर आप दबाव में हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपके ऊपर बाहरी दबाव है तो आप या तो एकजुट हो सकते हैं या फिर प्रेशर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त यूरोप दोहराए पर खड़ा है। जब उसको फैसला करना होगा, अब तक हम व्हाइट हाउस में नए राष्ट्रपति की खुशामद करते रहे थे। हम उनको तमाम रियायतें देते जा रहे थे। टैरिफ में भी हमने उनको मनमानी छूट दी। हमने ये रियायतें इसलिए दी क्योंकि हम यूक्रेन युद्ध के लिए उनका समर्थन चाहते थे। उस वक्त हम बेहद बुरी स्थिति में थे और हम अमेरिका पर बहुत निर्भर हैं, तो हमने उनको छूट दे दी थी। लेकिन अब उन्होंने सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है और आज सवाल आत्मसम्मान बचाने का है। किसी ताकतवर देश का मातहत होना और उसका गुलाम बन जाना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर हम इस वक्त झुक गए तो हम अपना आत्मसम्मान खो देंगे। किसी भी लोकतंत्र में शायद सबसे कीमती चीज आत्मसम्मान होती है, इसीलिए इसे बचाने को हमें एकजुट होना होगा। डेनमार्क के पड़ोसी स्वीडन ने भी ट्रंप की आलोचना की। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश किसी की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जान की बाजी लगाकर अपने इलाकों की रक्षा करेंगे। हमारे इलाके के नजरिए से देखें तो जाहिर है कि हम ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों देशों के बीच नजदीकी तालमेल है। मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा करने की जरूरत है। लेकिन हम ब्लैकमेलिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काम हम नहीं करना चाहते वो हम किसी भी दबाव में आकर कतई नहीं करने वाले हैं। ये नेता कुछ भी कहें, ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ट्रंप का गाना है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो डराते हैं पर कहते हैं मैं तो सिर्फ अमेरिका की ताकत के बारे में बता रहा हूं। वो ब्लैकमेल करते हैं पर कहते हैं मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं। और ट्रंप की बात सही है कि अमेरिका ने यूरोप के देशों की बहुत मदद की है, उन पर डॉलर्स की बरसात की है। हालांकि अब तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने
पब्लिकली ये जताने की कोशिश नहीं की। लेकिन ट्रंप तो बिजनेसमैन है। उनका कहना है कि अब तक यूरोप को अमेरिका ने जो जो दिया उसके बदले में ग्रीनलैंड तो बहुत छोटी सी चीज है। ट्रंप पक्के डील मेकर हैं, न किसी का उधार रखते हैं न किसी पर उधार छोड़ते हैं। इसीलिए ट्रंप की किताब में किसी और मुल्क की कोई हैसियत नहीं है। जब दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट उनकी बात का जवाब देते हैं तो ट्रंप उन्हें इस बात का एहसास करा देते हैं कि नेताओं के अपने देशों में हालात क्या हैं। इसीलिए ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका अमेरिका से ज्यादा असर आजकल दूसरे देशों पर होता है। लेकिन आज डावोस में भारत ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भेदभाव भरे कैटेगराइजेशन का कड़ा विरोध किया। असल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एआई इनोवेशन की एक लिस्ट बनाई है जिसमें भारत को सेकंड ग्रेड एआई पावर बताया गया। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन जैसी फर्स्ट रेट पावर से बहुत पीछे है। यह बात वहां मौजूद हमारे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को बुरी लगी। उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आईएमएफ ने पता नहीं किस आधार पर देशों की एआई कैटेगरी बनाई है। हकीकत यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत फर्स्ट रेट की ग्लोबल पावर है। वैष्णव ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताया कि भारत किस तरह अपनी इकोनॉमी में एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई इनोवेशन से जोड़ने और एआई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के मामले में किसी से कम नहीं है और भारत इस मामले में पहली कतार में खड़ा है। Fastest growing major economy in the world, an AI player, but clearly in the second grouping that Kristalina is talking about, have to think about alignments with the United States or China to a degree, but how much do you have to think about that as a country like India? How much can you chart your own course irrespective of what the Americans and Chinese are doing? Actually, clearly in the first group, and the reason for that is there are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Go to an enterprise, understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. ROI doesn't come from creating a very large model. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. आज भारत को एक बार फिर बताना पड़ा, वो जमाना चला गया जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत को नीचा दिखाकर निकल जाते थे। अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया कि अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है, याद दिलाया कि आईएमएफ गलत है, भारत सही है, भारत की एआई पावर क्या है और कैसे एआई टैलेंट के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है। मतलब साफ है, ग्रुप बनाने वालों को, रेटिंग देने वालों को भारत के बारे में अब सोच समझकर बोलना होगा। अब बात बंगाल की। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी एसआईआर के खिलाफ साजिश के तहत भ्रम फैला रही हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरों के खिलाफ
हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, एसआईआर की प्रोसेस में खलल डाला जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काती हैं, प्रोवोक करती हैं। असल में एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने एफिडेविट फाइल किया। इसमें चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उनमें बंगाल अकेला ही है जहां इलेक्शन कमीशन के काम में सबसे ज्यादा दखलंदाजी हो रही है। बंगाल में चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में कहा कि ममता बनर्जी खुद अपने भाषणों में एसआईआर और चुनाव आयोग को टारगेट करती हैं और उनकी पार्टी के नेता भी चुनाव अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। हैरानी की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही वो ग्राउंड पर दिखाई दी। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने चुनाव आयोग को हजारों लोगों के सामने पब्लिकली खुली धमकी दी। मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने मुसलमानों के वोट काटे तो वो इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ेंगे नहीं, पाताल से भी खोज निकालेंगे और डंडे से उनका इलाज करेंगे। मुनीरुल इस्लाम ने लोगों से कहा कि अब छोटे डंडे में पार्टी का झंडा लगाने से काम नहीं चलेगा, अब झंडे में लाठी लगानी पड़ेगी और जब जरूरत पड़े तो लाठी चलानी पड़ेगी। छोटे लाठी का झंडा नहीं चलेगा, लाठी से बांधना पड़ेगा। चुनाव आयोग की कमर को ढीला करना पड़ेगा। आप जनता के साथ खेल रहे हो, आप सिक्योरिटी के अंदर हो, आप आकाश में हो चाहे पाताल में, मैं तुम्हें पाताल से निकाल लूंगा। कानून जनता के लिए है, आपको खुद नहीं मालूम कि आप कब क्या बोल रहे हो। इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना पड़ेगा। एक के बाद एक थप्पड़ लग रहे हैं बीजेपी को खुश करने के लिए 12 करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। बेईमान लोगों, खुद को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए मेरा मन बहुत कुछ कहने का था, पर मैं सिर्फ इशारों में बोलूंगा। 19 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, पर अगर ठीक नहीं रहा तो फिर कुछ और करने का बाकी नहीं रहेगा। धीरे धीरे करने से अच्छा है कि संघर्ष करके एक बार में मरे। आज मुनीरुल इस्लाम का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो उस वक्त का है जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने बीएलओ के दफ्तर में हंगामा किया, वहां अफसरों को धमकाया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मजहब देखकर वोटर लिस्ट में नाम काट रहा है। हिंदुओं से कोई डॉक्यूमेंट नहीं माने जाते थे और मुसलमानों से 14 पीढ़ियों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मुनीरुल इस्लाम ने कहा कि बंगाल के लोग इलेक्शन कमीशन की इन हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम का नाम सुनने पर वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, और जब रहीम का नाम सुन रहे हैं तो उनके पुरखों के दस्तावेज मांग रहे हैं। ये दोगलापन क्यों? कॉलर उठाकर इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये फरक्का की जनता को बचाने के लिए अगर गोली भी खानी पड़े तो ये मुनीरुल इस्लाम सबसे पहले सीने में गोली खाएगा। चुनाव आयोग ये दोहरा रवैया अपना रहा है, मजहब के नाम पर बांट रहा है। मेरे पास रिपोर्ट है, मुझे हिंदू भाइयों ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता का नाम बताया तो उनसे कहा गया कि तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब रहीम का नाम आया तो उनकी 14 पुश्तों के नाम पूछे जा रहे हैं। मेरे 7 बेटे हैं या 9 औलादे हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है चुनाव आयोग? हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, हम एक भी कागज नहीं दिखाएंगे, हम इसके लिए मरने को भी तैयार हैं। चुनाव आयोग को इस तरह की धमकियों पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा यह सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता के गुंडों की हरकतें पूरा बंगाल देख रहा है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता चाहे जितनी धमकियां दें, एसआईआर होकर रहेगा, वोटर लिस्ट से घुसपैठियों और रोहिंग्या के नाम जरूर हटेंगे। जो भी बोला, जो भी डायलॉग देना है वो दे दे और जो भी करना है करे।
वो लोग जो भी करेंगे उतना पश्चिम बंगाल का जनता अभी देखेंगे कि क्या ममता बनर्जी कौन सा लोगों को टिकट देके प्रतिनिधि बनाया, कौन सा लोगों को इतना दिन से पालन करके रखे हैं। साफ हो जाएगा अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या को बचाने के लिए ममता बनर्जी कितना दूर तक जा सकते हैं। जितना हमकी धमकी जो भी दे रहे हैं एसआईआर होगा, उनका देख लो उनका ताकत क्या है, क्या कर सकते हैं। दंगा राइट तो ममता बनर्जी पीछे से पूरा कॉन्स्पिरेसी करके उसके ईंधन दे रहा है, उसके पीछे से सपोर्ट दे रहा है। हम लोग भी देखने के लिए रेडी है। संविधान बोल के तो भारत में कुछ है ना, संविधान के हिसाब से चलेगा। अब तक तो बहुत अच्छे से एसआईआर प्रक्रिया बीएलओ ने किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। पश्चिम बंगाल जनता भी इसमें पूरा सपोर्ट दिया है, गर्व से पूरा फॉर्म फिलअप किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ रोहिंग्या जो अनुप्रवेशकारी वोट है, घुसपैठिया का वोट है, उसको रखने के लिए उसको आप लोग नहीं हटाओ, इसके लिए ये सब नाराबाजी, ये सब बड़ा बड़ा डायलॉग चल रहा है। जो भी धमकी दे एसआईआर होगा मतलब होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को मुनीरुल इस्लाम की धमकी को बिल्कुल वाजिब करार दिया। कुणाल घोष ने कहा कि एसआईआर में जिस तरह से लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और वोटर्स को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उससे लोग बहुत गुस्से में हैं और मुनीरुल इस्लाम के बयान में लोगों का वही गुस्सा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भाजपा वालों किस लैंग्वेज से बात कर रहा है, और सबसे बड़ा बात तो दूर की बात, वो तो कर रहा है। जैसे वो पब्लिक का नाम डिलीट करने के लिए हैरस कर रहा है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो काम कर रहा है, टारगेट करके डिलीट करने का इरादा लेकर, पूरा प्रोवोकेशन तो ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा दे रहे हैं। भाजपा का लीडर क्या कहा, एक धर्म का नाम लेकर उसका विधायकों को हम असेंबली से निकाल देंगे। किसका स्पीच है? भाजपा का, ऑपोजिशन लीडर का। जैसे नाम डिलीट करने का इरादा लेकर वो जो हैरस कर रहा है, उससे पब्लिक बहुत गुस्से में है। तो हमारे लीडर्स को सोच समझ के बात करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा को रिफ्लेक्ट होने का भी तो एक वे चाहिए। जो वो बोल रहा है वो करेंगे नहीं, लेकिन पब्लिक का जो गुस्सा है, पब्लिक का जो एंजाइटी है, उसके रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत हो जा रहा है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को लगातार निशाना बना रही हैं। ममता का दावा है कि बंगाल में मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। टीएमसी के नेता इस बात को खूब हवा दे रहे हैं और उन्हें पार्टी का पूरा प्रोटेक्शन है। इसीलिए एसआईआर इस बार बंगाल के चुनाव में इतना बड़ा इशू बन गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नतीजों के आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला बड़ा आफ्टर इफेक्ट कल्याण डोंबिवली में देखने को मिला। यहां राज ठाकरे की पार्टी के 5 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट कर दिया और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 4 पार्षदों ने बगावत कर दी। इस तरह 122 मेंबर्स वाले कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन में एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को बहुमत के लिए 62 पार्षदों का सपोर्ट दिलाने में सफल रहे। अब यहां शिंदे सेना का मेयर बन सकता है। असल में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। 122 में से शिंदे की पार्टी को 53 और बीजेपी को 50 सीटें मिली। बहुमत के लिए चाहिए 62 सीटें। शिंदे और बीजेपी के पास कुल 103 पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी 2.5 साल मेयर के फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रही थी। इसलिए एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी का मेयर बनाने का दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी के पार्षदों से बात की, बात बन गई। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि एमएनएस के 5 पार्षदों का सपोर्ट उन्हें मिल चुका है और उम्मीद है 4 पार्षदों का सपोर्ट और मिल जाएगा। जब श्रीकांत शिंदे ने यह बात कही, उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि उद्धव ठाकरे के 11 पार्षदों में से 4 बागी हो गए हैं और वो शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कल्याण डोंबिवली के अलावा उल्लासनगर में भी ऐसी ही स्थिति है। यहां भी शिंदे ने बीजेपी को झटका देने की तैयारी पूरी कर ली है। 78 सीटों वाली उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को 37 और शिंदे की पार्टी को 36 सीटें मिली। बहुमत के लिए 40 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एकनाथ शिंदे ने वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 पार्षदों का
समर्थन पत्र हासिल कर लिया है। अब उसे सिर्फ 2 सदस्य और चाहिए। श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि साई पार्टी का एक पार्षद भी उनके साथ आ गया, इसलिए उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली दोनों जगह उन्हीं की पार्टी के मेयर बनेंगे। शिवसेना अपने 53 पार्षदों को लेकर कोकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है। उसी के साथ में मनसे भी 5 नगर सेवक उनके लेकर यहाँ पर आई है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति करेगी। ठाकरे के जो बचे हुए नगर सेवक उन्होंने भी सपोर्ट देना चाहिए ऐसा लगता है आपको? देखिए, डेवलपमेंट में जिसको आना है उसका स्वागत है। यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं कहूंगा, यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को, महायुति को पहले ही वंचित आघाड़ी ने सपोर्ट किया है और वहां पर भी जो जादुई आंकड़ा चाहिए 40 वो पार कर चुकी है शिवसेना। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, वंचित आघाड़ी, साई पार्टी, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सत्ता स्थापन करेंगे। कल्याण डोंबिवली में जो हुआ उससे उद्धव ठाकरे परेशान हैं। आज संजय राउत ने कहा एमएनएस के पार्षदों ने शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करके गद्दारी की है। यह फैसला छोटे नेताओं ने लिया है। राज ठाकरे को इसकी जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि राज ठाकरे धोखेबाज पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेंगे। राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करेंगे। मैं आपको ये बता दूं। मजे की बात है कि अब उद्धव ठाकरे को मुंबई में भी पार्षदों की बगावत का डर सता रहा है। इसलिए आज उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में अपने सभी पार्षदों को कागजातों के साथ बुलाया, सबसे एक एफिडेविट बनवाया जिसमें लिखा है कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े और इसी पार्टी के पार्षद हैं, पार्टी के फैसलों का पालन करेंगे। इसके बाद सभी पार्षदों के दस्तावेजों को कमिश्नर के यहां जमा करवाकर पार्षदों को शिवसेना यूबीटी गुट के तौर पर रजिस्टर करवाया गया और बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को उद्धव गुट के पार्षदों का नेता चुना गया। किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी शिवसेना का मेयर बन सकता है। अभी जाने के बाद 4 साल तो कितना धमाका किए हैं, गलत हो गए हैं, वो देखेंगे हम और करेंगे ना काम। प्लीज अभी बन सकता है। हाँ, जो हमारे उद्धव जी जो करेंगे उसको हमको हमारी मान्यता है, हम उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। कल कांग्रेस ने भी अपने 24 पार्षदों के गुट को रजिस्टर करवाया था। आज उद्धव ने यह काम किया, लेकिन पार्षद जानते हैं यह सिर्फ दिखावा है। नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ पार्षद पारा बदलते हैं तो उनकी मेंबरशिप पर कोई खतरा नहीं होता। उद्धव ठाकरे भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। पिछली बार बीएमसी में राज ठाकरे की पार्टी के 7 पार्षद चुनाव जीते थे। राज ने भी सबका रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके बाद उनमें से 6 उद्धव ठाकरे के गुट में आ गए, किसी की मेंबरशिप नहीं गई। इसलिए यह सब पार्षदों पर प्रेशर बनाने के लिए हो रहा है, इसका कोई असर नहीं होगा। इस बार मुंबई और ठाणे के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने, मजलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिन इलाकों में शरद पवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डोमिनेशन था, वहां मजलिस के पार्षद जीते और अब पूरे मुंब्रा को
हरे रंग में रंगने का दावा कर रहे हैं। मुंब्रा में चुनाव जीतने वाली ओवैसी की पार्टी के पार्षद सहर यूनुस शेख ने आज अपनी विनिंग स्पीच में यही कहा। जिस इलाके से सहर यूनुस शेख जीती हैं वो शरद पवार की पार्टी के सीनियर लीडर जितेंद्र अवाड़ का इलाका है, लेकिन मुंब्रा में ओवैसी की पार्टी के 5 पार्षद जीते हैं। इसी जीत से उत्साहित सहर यूनुस शेख ने कहा, अभी तो शुरुआत है, 5 साल बाद जब फिर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे तब पूरे मुंब्रा इलाके को हरा रंग दिया जाएगा। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सहर यूनुस शेख के इस बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के लोगों ने चुनाव के दौरान मजहबी नारे लगाकर मुसलमानों के वोट हासिल किए और अब कुछ सीटें जीतने के बाद हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नितेश राणे ने कहा, जो काम औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रमणकारी नहीं कर पाए वो काम ये नए नए बच्चे क्या करेंगे। सब जगह ऊपर वाला अल्लाह अल्लाह उनके नाम लेंगे, उनके मोहम्मद उनका नाम लेंगे, तो फिर वो सारे जो हम मुस्लिम समाज तो उसके बारे में इमोशनल होएगा ही। आई लव मोहम्मद चलिए मतलब वही सब लेके आए। उनका एजेंडा क्या है? हिंदुओं के खिलाफ वातावरण निर्माण करना, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही MIM का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहां जहां वो चुन के आए वहां जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना PFI और ISIS में इनके बीच में फर्क क्या है। 100 जन्म लेना पड़ेगा इस हमारे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का। ना उनके वो औरंगजेब को जमा, नो ये वो टीपू सुल्तान को जमा, इनके किसी को भी जमा नहीं। तो ये अभी आने वाले नए बच्चे लोग क्या करेंगे? इनको लगता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऐसा ऐसा भाषण दे के वहाँ जैसे लोग ताली बजाते हैं, इतना आसान हमारे इस हिंदू राष्ट्र में 100 जन्म लेना पड़ेगा ऐसे सब करके आजू बाजू हरा करने का। इसलिए जो बचा हुआ हरा है ना, वो पहले बचाने के लिए कोशिश करो, उसको भी हम लोग जल्दी भगवा कर देंगे, चिंता करो मत। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी की पार्टी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। अगर मजहब के आधार पर पोलराइजेशन न रोका गया तो ये खतरनाक साबित होगा। MIM का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरीके से मुंब्रा में MIM के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सहर यूनुस शेख के बयान की आलोचना की। शिवसेना के पार्षद सबा खान ने कहा, देश और महाराष्ट्र का रंग तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। मुंबई जो है ना एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर हरा रंग किया जाएगा।
मुंबई जो है ये ठाकरे के नाम से जाना जाता है और हमारा ये काम था कि हम मंत्रालय पे जो है भगवा उछाले, ठाकरे का नाम, वो ठाकरे का जो ब्रांड है, वो जो ब्रांड को हम आगे बढ़ाए। हमारा तो यही मकसद है। और मैं बचपन से, मेरे फादर जो है वो शिवसेना के एक लॉयल कार्यकर्ता है जो कि अभी एमएलए बन गए, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी करता शिवसेना को। जो लॉयल्टी मेरे फादर ने दी है वही लॉयल्टी मैं भी दूंगी। मैं ना भगवा देखूंगी ना हिरवा देखूंगी, मैं सिर्फ हिंदुस्तान का रंग देखूंगी। लेकिन मजलिस के नेताओं ने इस मामले में अपनी पार्टी के पार्षद के बयान को सही साबित किया। वारिस पठान ने कहा, सहर शेख अभी युवा हैं, जीत के जोश में कुछ बोल दिया, ऐसे में बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। वारिस पठान ने कहा, बीजेपी भी तो भगवा रंग की बात करती है, तो फिर सहर शेख ने अगर हरे रंग की बात कर दी तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? लोगों के अंदर खुशी है, जोश है, जज्बात है। अब उन्होंने जो कहा, फर्स्ट टाइम आई है, बच्ची है, अच्छी से खुश है वो कि उन्होंने अच्छे अच्छे दिग्गज को हराया है, वो जीती है वहां से। अब ये बीजेपी वाले जो आए दिन, उनके तमाम नेताओं के तुम बयान उठा के देख लो, एक ही चीज बोलते हैं ना, भगवाकरण कर डालेंगे, पूरे देश को भगवा बना डालेंगे। भगवा भगवा के सिवा तो उनकी जुबान में उनके अल्फाज नहीं निकलते। अब एक बच्ची है, उसने पार्टी को समझो आगे बढ़ाने के लिए बात किया है, खुशी के लिए बात किया उसने, तो क्या गलत हो गया? अब वो तो हरा गुलाल के अंदर सेलिब्रेशन किया, तो बोला हरा गुलाल क्यों डाला? अरे आप लोग को हरे रंग से इतनी नफरत क्यों है? तिरंगे में भी हरा रंग है हमारा। तो ये लोग वो लोग हैं जो हमारे तिरंगे का 52 साल अपमान किए, उनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया, और आज हरे रंग से नफरत करते हैं। अरे हरे रंग तो हमारे तिरंगे के अंदर भी रंग है, मगर इनको मुद्दा बनाना है, इनको तुष्टिकरण करना है, पोलराइजेशन करना है, नफरत फैलानी है, इसीलिए इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं। बयान पर विवाद बढ़ा तो सहर यूनुस शेख भी सामने आई। सहर यूनुस शेख ने कहा, उनकी पार्टी मजलिस के झंडे का रंग हरा है, उन्होंने अपनी पार्टी का परचम लहराने की नीयत से हरे रंग की बात की थी, इसमें गलत क्या है? सहर शेख ने कहा कि गलती तो उन लोगों की है जो उनकी नॉर्मल स्टेटमेंट को कम्युनल कलर दे रहे हैं। क्योंकि एमआईएम पार्टी का झंडा हरा है। भाइयों बहनों, आप ये कम्युनल पॉलिटिक्स के फसाड में मत गुमराह होना। इन लोगों का तरीका है पॉलिटिकल राजनीति, धार्मिक राजनीति को हमेशा बढ़ावा देना। वो उनकी सोच है, उनको लग रहा है हरा रंग दूंगी का मतलब मेरा ये था कि आज हमारे पास 5 चाहिए, कल मुझे पूरी की पूरी 25 चाहिए इंशाल्लाह, तो हरा रंगने का मतलब वो था। अब अगर मेरा पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहूंगी इंशाल्लाह, बट क्योंकि मेरी पार्टी का झंडा भगवा नहीं है और हिरवा है, तो वो हिरवे कलर को हम ऑफ कोर्स मुमरा में फैलाना चाहेंगे। वो एक सैटायर है, उसको वो पन के जैसे लिया गया। आपने वो स्टेटमेंट को कुछ और ही मतलब दे दिया। तो अगर भगवे और हिरवे में फर्क होता तो इंडिया के झंडे में भगवा और हिरवा साथ में क्यों होता? ये तो सब जानते हैं कि मुमरा को हरे रंग में रंगने की बात का मतलब क्या है। अगर यहां हरे रंग की बात करना कम्युनल नहीं है, तो फिर नितेश राणे जब हरे सांप की बात करते हैं तो उसे कम्युनल कैसे कहा जा सकता है? आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सीनियर नेताओं को आग भड़काने के बजाय इस पर पानी डालने का काम करना चाहिए। आज हेट स्पीच को लेकर बड़ी खबर तमिलनाडु से भी आई। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, हेट स्पीच के मामले में तमिलनाडु की सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, ये ठीक नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जो बयान दिया वो हेट स्पीच जैसा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भड़काऊ बयान सनातन धर्म का पालन करने वालों के लिए खतरा हो सकता है। असल में आज मद्रास हाईकोर्ट में बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने हेट स्पीच देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इस बयान का विरोध करने वाले अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दायर कर दी। ये कानून का मिसयूज है, इसलिए अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि के भाषण से नरसंहार का मतलब निकल सकता है। आपको बता दूं कि 2023 में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, सनातन उन्मूलन सम्मेलन। इस सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने
सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी और कहा था जिस तरह से डेंगू और मलेरिया को खत्म किया जाता है उसी तरह सनातन धर्म को भी जड़ से खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट की बात सही है कि अगर अमित मालवीय ने जो कहा वो हेट स्पीच है तो उदयनिधि ने सनातन के बारे में जो कहा उस जहर को क्या नाम दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके आज एनडीए में शामिल हो गई। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिनाकरन से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद एएमएमके ने एनडीए के साथ आने का फैसला किया। तमिलनाडु में चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव से पहले दिनाकरन के साथ आने से तमिलनाडु में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। दिनाकरन ने 2018 में एआईएडीएमके से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई सीट नहीं मिली, लेकिन साउथ तमिलनाडु की करीब 25 सीटों पर उनकी पार्टी का अच्छा खासा असर दिखाई दिया था। इसीलिए दिनाकरन के साथ आने से साउथ तमिलनाडु में एनडीए को फायदा मिल सकता है। राजस्थान के करौली में आज दंगे के आरोपी अमीनुद्दीन की इलीगल प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गया। अमीनुद्दीन ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करके एक बड़ी बिल्डिंग बना दी थी। अमीनुद्दीन करौली का बड़ा हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। उस पर हिंदू संगठनों की बाइक रैली पर पथराव करवाने और शहर में दंगा कराने का आरोप है। अमीनुद्दीन को इलाके में सट्टा किंग कहा जाता है। सट्टे के केस में वो इस वक्त जेल में है। राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस वक्त अमीनुद्दीन की मां राशिदा खातून करौली नगर परिषद की सभापति थी। उसी वक्त अमीनुद्दीन ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया और मंदिर को तोड़कर अपनी बिल्डिंग बना ली। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद मामले की जांच हुई। मंदिर की जमीन का फर्जी पट्टा करवाने के केस में राशिदा खातून को नगर परिषद से सस्पेंड किया गया और इसके बाद नगर परिषद ने अमीनुद्दीन का पट्टा भी खारिज कर दिया और आज नगर परिषद ने अमीनुद्दीन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया। ये नगर परिषद ने इसमें 2 पट्टे 2021 में 2022 में जारी किए थे। दोनों पट्टों की तकनीकी रूप से जांच की गई। जांच पहले से चल रही थी। पहले एडीएम करौली ने भी उसकी जांच रिपोर्ट भेजी हुई थी। उसी जांच के आधार पे दोनों पट्टे और जो बिल्डिंग परमिशन थी वो निरस्त की गई है। निरस्त करने के बाद में जो जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था हमें, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर कोटा का एक फैसला था 97 का जिसमें कुछ मंदिर के पोर्शन भी इसमें माना गया था, उसका हो, उसके रेफरेंस में ही इस बिल्डिंग का जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निर्माण जो पट्टा धारक था उसी ने करवाया। अमीनुद्दीन खान था, उसी ने निर्माण करवाया था। उसके नाम पट्टे जारी थे। 2 पट्टे थे एक ही जगह के। दोनों पट्टों की जांच में तकनीकी खामियां हमें पाई थी। उस टेक्निकल ग्राउंड के आधार पर दोनों पट्टे हम निरस्त भी कर चुके हैं। पट्टों के आधार पर जो बिल्डिंग परमिशन जारी की गई थी, बिल्डिंग परमिशन भी हम निरस्त कर चुके हैं। पुलिस की जांच में यह बात पता चली कि करौली के दंगे का मास्टरमाइंड भी अमीनुद्दीन है। करौली एसपी ने बताया कि हिंदू संगठनों की बाइक रैली से 3 दिन पहले अमीनुद्दीन ने दंगे की साजिश रची थी, लोगों को भड़काया था और यह भी बताया था कि जब रैली इस रास्ते से गुजरेगी तो उस पर कैसे हमला करना है। अमीनुद्दीन ने दंगों के अगले दिन नगर परिषद की टीम बुलाकर दंगों वाले स्पॉट की सफाई करवा दी थी, जिससे कोई सबूत न बचे। पहला जो उन्होंने पट्टा प्राप्त किया वो 5 फीट का रास्ता और ढांचे को दिखा के लिया। तत्पश्चात जब 9 महीने बाद में 22 में तो दूसरा पट्टा लिया तो उस ढांचे को और उस 5 फीट की जो गैलरी थी उसको खत्म करके और पूरा एक जाय करके एक नक्शा ले लिया। यानी एक ही प्रॉपर्टी के 2 नक्शे और उसको नक्शे में हेरफेर करके उसकी पत्रावली भी हमारे यहाँ पेंडिंग चल रही है। उसी जमीन को लेके राशिदा खातून जी निलंबित हुई थी नगर पालिका चेयरमैन, क्योंकि पट्टे का हेरफेर का आरोप प्रमाणित था। 3 मुकदमे पुराने थे। एक सट्टे का मुकदमा था 2017-18 का गंगापुर सिटी का, तो 4 मुकदमे हो गए। 3 मुकदमे 7 मुकदमे करीब उसके खिलाफ। दंगे से 3 दिन पहले इन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें ये तत्कालीन चेयरमैन के पुत्र अमीनुद्दीन भी थे। उस मीटिंग में इन्होंने इस प्रकार की बात की थी, यदि इस प्रकार से रैली निकलती है इस एरिया से तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। शिव मंदिर को तोड़कर दुकानें बनाना, मंदिर की जमीन पर कब्जा करना, ये आरोप तो गंभीर हैं।
इस मामले में अमीरुद्दीन के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो बहुत पहले होना चाहिए था। और अब आपको अगले महीने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बारे में बता दूं। इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस आज खत्म हो गया। आईसीसी ने आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो टूक शब्दों में कह दिया कि उसे वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे और अगर बांग्लादेश की टीम अपने मैच खेलने भारत नहीं आती तो उसे दूसरी टीम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को बताया कि वो कल तक फैसला कर ले भारत में खेलना या नहीं खेलना। आईसीसी ने बांग्लादेश से साफ शब्दों में कहा उसकी टीम को भारत में किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और वर्ल्ड कप के सारे मैच शेड्यूल के मुताबिक ही खेले जाएंगे। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होना है और आखिरी मौके पर शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए बांग्लादेश या तो भारत आकर खेले या टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। ईडी डायरेक्टर कल कोलकाता जाएंगे। आईपैक रेड के केस में ईडी के अफसरों के साथ बदसलूकी की शिकायत गवर्नर से करेंगे। अमित शाह कल पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। भोजशाला में बसंत उत्सव और जुमे की नमाज के विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में नगर पालिका के मेयर्स के लिए कल लॉटरी निकाली जाएगी। इसी से तय होगा कि कहां किस वर्ग का मेयर होगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।